जब रितेश ने बम्बई में अपना तबादला होने का समाचार अल्पना को सुनाया, वे अनमनी सी हो उठी। ऐसा नहीं कि तबादला कोई पहली बार हुआ हो। पति के 20 वर्ष के कार्यकाल में न जाने कितनी बार उन्होंने सामान बांधा था, नई गृहस्थी जमाई थी। दरवाज़ों के पर्दे खिड़कियों पर छोटे करके टांगे थे और खिड़कियों के पर्दे जोड़कर दरवाज़ों पर। अब तो यह सब करने की भी आवश्यकता नहीं थी। रितेश मुख्य निदेशक थे अपनी कंपनी के। सभी सुख सुविधाएं मुहैया कराना अब कंपनी के जिम्मे था। फिर तो कोई खास परेशानी ही नहीं थी। बस एक प्रकार का डर था जिसने उनके मन मस्तिष्क को बुरी तरह से घेर रखा था। वह था बेटे राजेश और वधू नेहा के साथ रहने का। वैसे अपने बच्चों के साथ रहने की परिकल्पना अपने आप में कितनी सुखदायी है, विशेषकर उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों और परिवार के प्रति समर्पित किया हो। लेकिन नई दुनिया के नए अनुभवों ने उन्हें चिंताग्रस्त कर दिया था। आज के भौतिकवादी युग में उनके भावुक हृदय ने एक बात महसूस की थी कि रिश्तों की खुशबू भरी परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। 2 ही बच्चे थे उनके, बेटी अक्षतिजा जिसके पति डॉक्टर हैं और बेटा राजेश जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर है। कितना संघर्ष और परिश्रम किया था उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने और सुसंस्कृत बनाने में। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का मशीनी जीवन, बच्चों के टिफ़िन तैयार करने, स्कूल की पोशाक पर इस्त्री करने, सुबह बस स्टॉप ले जाने और दोपहर बस स्टॉप से वापस लिवा लाने में वक्त कब और कैसे सरक गया कुछ पता ही न चला। कभी कभी उनका मलिन मुख देख कर रितेश उन्हें समझाते, 2 पल चैन से लेट जाया करो, कुछ देर सुस्ताने से थकावट कम हो जाती है। पर वह समय भी वे बच्चों के बस्ते टटोलने और गृह कार्य देखने में बिताती। फिर शाम को दूध के गिलास के साथ मधुर मुस्कान बिखेर कर अपना पूरा महत्व उन पर निछोवर कर देती। बचपन बीता, बच्चों ने कॉलेज में दाखिला लिया तो उनका शारीरिक श्रम भी कम हो गया। बच्चे अपने आप पढ़ते थे, यानी आत्मनिर्भर हो गए थे। उधर रितेश पदोन्नति के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होते चले गए थे। अब उन्हें खालीपन सा महसूस होता। समय काटना जब मुश्किल हो गया तो उन्होंने बंगले में फल तरकारी की क्यारियाँ बना ली थी, पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन एक आसरा तो था कि दिन भर एक सुनापन रात को खाने की मेज़ पर समाप्त हो जाएगा। सभी दिन भर के अपने अपने अनुभव सुनाते, कुछ समय टीवी देखते। राजेश शुरू से अल्पभाषी था, पर बिटिया क्षितिजा हवा के झोंके की तरह चंचल। कितनी बड़ी हो गई पर चुलबुलापन नहीं गया। कभी उसकी नोक झोंक से राजेश परेशान हो जाता तो चीढ़ कर कहता, माँ मेहरबानी करके अपनी लाडली से कहो कि चुप हो जाए। तब वह उसे झिड़क देती, 2 दिन की मेहमान है यह, कल को ससुराल चली जाएगी तो मुँह देखने को तरस जाओगे। माँ कब से सुन रहा हूँ, 2 दिन, ये 2 दिन कब खत्म होंगे। और क्षितिजा रूठ कर अपने कमरे में चली जाती। हार मनुहार रूठ मनौल में कब वे सुनहरे दिन बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो दोनों बम्बई में अपनी अपनी गृहस्थी में सुखी हैं। राजेश के पास नन्हा मृदुल है और क्षितिजा के पास नन्ही गुड़िया। रह गई हैं वह अकेली, नितांत अकेली। इतना बड़ा घर काटता है उन्हें। पूरी दोपहरी करवटें बदलने में बीत जाती है। काम कुछ भी नहीं है, न खाना पकाने का न सफाई का। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रसोई में जूसर टोस्टर का ही साम्राज्य हो गया है। वह कितनी बार रोती थी बच्चों को याद करके। कुछ भी बच्चों की पसंद का पकाती तो खुद कहाँ खा पाती थी। निवाला हलक में अटक जाता था। रितेश को देखती, कभी भी आंखें नम नहीं होती थी उनकी। अल्पना की तरह क्या बच्चों की याद इन्हें नहीं सताती होगी। माँ और पिता की सोच में इतना फर्क क्यों होता है। क्या माँ की भावुकता उसे अधिक चिंताएं बखसती हैं। कभी उनका मन रखने के लिए इतना ज़रूर कहते थे वे, कुछ दिन घूम आओ बच्चों के पास या उन्हें ही कुछ दिनों के लिए बुला लो यहाँ, मन लग जाएगा तुम्हारा। वे सोचती, वह बात तो नहीं बन पाएगी न जो हमेशा साथ रहने में होती है। और अब समय आया है साथ रहने का तो डर कैसा। उनके साथ कुछ घटा हो ऐसा भी तो नहीं है। खुद ही तो अपनी पसंद की नेहा को अपनी बहू बनाया था उन्होंने। वैसे तो राजेश क्षितिजा को पूरी छूट दी थी जीवन साथी का चयन करने की, क्योंकि इस युग में जीवन साथी के बीच ऐसी आदर्श सी रेखा खींची हुई पाती थी
तो मन कांप सा जाता था। अब उनका समय तो रहा नहीं जब विवाह शब्द से जुड़ी भावनाओं का अर्थ होता था मात्र दो व्यक्तियों का नहीं, दो कुटुंबों का सम्मिलन। जब अर्पण समर्पण की सारी प्रतिज्ञाएं इस शब्द में सम्मिलित रहती थी, एक नहीं दो दो कुलों की मर्यादा का संवहन हर बेटी हर बहू करती थी। अब तो मियाँ बीवी का रिश्ता ही कच्ची डोर में बंधा दिखता है। कौन जाने कब अदालत का दरवाज़ा खटखटा दें। पर दोनों बच्चों ने उन पर यह दायित्व छोड़ दिया था। काफ़ी कठिन काम था यह। बेटी के लिए उन्होंने डॉक्टर निखिल को चुना था, पर राजेश के लिए वधू का चयन काफ़ी मुश्किल था। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए गए उनके बेटे को न जाने पत्नी के लिए कैसी उम्मीदें थी, यह भी तो नहीं जानती थी वे। अल्पभाषी राजेश कुछ कहता भी तो नहीं था, पर माँ होने के नाते इतना तो वे जानती थी कि उच्च शिक्षित सुसंस्कृत कन्या ही राजेश की परिणीता बनेगी तो समय असमय उसे बौद्धिक व आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर सके। इसी तलाशबीन के दौरान डॉक्टर अमरीश की बेटी नेहा उन्हें पसंद आई थी। दान दहेज तो अच्छा दिया था उन्होंने, पर सबसे ज़्यादा वे इस बात से भी खुश थी कि उसने कई ऐसे कोर्स भी किए थे जिनसे घर बैठकर कुछ आमदनी कर सके। नेहा को पाकर राजेश के चेहरे पर संतोष की झलक देख वे भी संतुष्ट हुई थी। भीड़ भड़के नाते रिश्तेदारों की भीड़ के नुकीले संवादों आक्षेपों से उन्होंने बहू को बखूबी बचाया था। लखनऊ वाली ननद तो हमेशा तरकश से जहरीले बाण ही चलाती थी। बोली, दहेज तो दिखाओ भाभी बहू का, हम कोई छीन झपट कर थोड़े ले जाएंगे। वे चीढ़ गई थी। दहेज न हुआ, नुमाइश हुई। इन औरतों की छींटाकशी से बेखबर नहीं थी वे, जो इतनी बचकानी हरकत करती। आज तक अपना अपमान नहीं भूल पाई थी वे, जो उनका दहेज देखने पर इन औरतों ने किया था। बड़ी जीजी नाराज़ थी कि बहू के हाथ का भोजन नहीं चखा था उन्होंने अब तक। वैसे यह भी कुछ बेकार का आरोप था। वे तो मन ही मन डर रही थी कि कॉलेज से निकली लड़की रसोई में जाकर 2 पल खड़ी न हो सकी तो खुद उनकी बिटिया ही कितना कर पाती है। पूरी रसोई कभी संभाली हो याद नहीं पड़ता उन्हें। इसी चक से बचने और बहू को बचाने के लिए उन्हें हनीमून पर भेज दिया था उन्होंने। वापस लौटे तो राजेश को बम्बई जाना था। मन में इच्छा हुई कि बहू को अपने पास रख लें कुछ दिन, पर फिर सोचा नया नया ब्याह हुआ है उनका, खेलने खाने के दिन हैं। एक बार जिम्मेदारी बढ़ी तो इंसान पिंजरे में कैद पक्षी के समान हो जाता है। अगर फड़फड़ाना भी चाहे तो पिंजरे की तारें उसे आहत करती हैं। बहू और बेटे ने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया तो फिर अकेलापन सालने लगा था। अगर यही होते मेरे पास तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिर सोचती अच्छा ही है कि दूर हैं, कम से कम प्यार तो है, अपनातव तो है। वरना एक ही घर में रहते हुए भी लोगों के मुंह इधर उधर ही रहते हैं। किसी की बहू घर छोड़कर चली गई, कहीं सास ने आत्महत्या कर ली। यही तो घर घर की कहानी है जिसे उन्हें दोहराने से डर लग रहा था। उस दिन दफ्तर से रितेश लौट कर आए तो चाय की चुस्की लेते हुए बोले, अल्पना कल से सामान बांधना शुरू कर दो और देखो कुछ भारी भरकम ले जाने की ज़रूरत नहीं। राजेश के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ज़रूरत भर का सामान ले लेंगे। 3 साल बाद वापस दिल्ली लौटना ही है। पति के आदेश पर वह जैसे यथार्थ में लौट आई थी। तो क्या रितेश ने निश्चय कर लिया है बेटे के साथ रहने का? कुछ असमंजस, कुछ ऊहापोह की स्थिति में वह चुपचाप बैठी रही। फिर साहस बटोर कर पति से पूछा, सुनो, कंपनी की तरफ से तुम्हें कार और फ्लैट तो मिलेगा है न? हाँ हाँ, हमारी कंपनी के कुछ फ्लैट कोलोबा में हैं, तो क्यों न हम वहीं चल कर रहें। कैसी बातें करती हो? राजेश के वहाँ रहते हुए हम अलग कैसे रह सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी 1 आध साल में अलग रहने की नौबत तो आ ही जाती है। क्यों न पहले से सावधानी बरतें। यह माँ का दिल कह रहा है या खुद का अहं और स्वाभिमान? तुम चाहे कुछ भी समझो, पर बात को नकारा नहीं जा सकता। आजकल सामंजस्य स्थापित कितने घरों में हो रहा है। रितेश ने उन्हें समझाना चाहा। देखो, जब सास बहू अनपढ़ हो तो बात अलग है, किंतु जब तुम दोनों ही शिक्षित हो फिर यह समस्या क्यों आएगी? विचारों का विरोधाभास, पीढ़ी का अंतराल व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा
आदि कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर इन संबंधों की इमारत खड़ी है। तुम खुद को सास नहीं, नेहा की माँ समझना अल्पना, और बेटे से अपेक्षाएं कम रखना तो। और अगर वह मेरी बेटी न बनना चाहे तो। उनकी बात बीच में काट कर अल्पना बोली तो रितेश निरुत्तर हो गए थे। यूँ दुनिया के रंग को कोई बंद आँखों से नहीं देखते थे वे भी, फिर भी अपने बच्चों से दूर रहना उन्हें तर्कसंगत भी नहीं लग रहा था। कुछ देर और भी वाद विवाद चला पर सब अकारत ही गया। रितेश कंपनी के फ्लैट में रहने को तैयार हो गए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों तक वहाँ नहीं रहा जा सकता था, क्योंकि जो मुख्य प्रबंधक वहाँ रह रहे थे बच्चों की परीक्षा के कारण उसे खाली कर पाने में असमर्थ थे। अतः उस समय तक अल्पना बहू बेटे के साथ रहने को सहर्ष तैयार हो गई थी। अल्पना ने अपनी गृहस्थी समेटनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिन रह गए बम्बई जाने में। बाजार जाकर बेटी और बहू के लिए कांजीवरम की साड़ियाँ ले आई थी और भी कई प्रकार के उपहार व दुर्लभ वस्तुएं जो बम्बई में नहीं मिलती लेकर आई थी। वे मन में असीम उत्साह था पर आशंकित भी थी। बेटे बहू के साथ रहकर जिस रिश्ते को रेशमी धागे में पिरोए मोती की लड़ियों की तरह उन्होंने सहेज कर रखा था, अब तक कहीं उलझ न जाए, क्योंकि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ तो पड़ ही जाती है। हवाई जहाज ने सांताक्रूज हवाई अड्डे को छुआ तो उनकी व्याकुल नज़रें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। कुछ औपचारिकताएं निभाने के बाद वे बाहर आ गए थे। दूर से ही नटखट स्तीजा का चेहरा दिखा तो पिता ने गले से लगा लिया था बिटिया को। अल्पना राजेश और नेहा के पास आ गई थी। बेटी की तरह गले लगने में कुछ हिचक सी महसूस कर रही थी। नेहा पर उस हिचकिचाहट को उन्होंने समाप्त कर दिया। बहू को गले लगाकर स्नेह चुंबन माथे पर अंकित कर दिया उन्होंने। घर पहुंचकर कितनी देर तक सब बतियाते रहे थे, कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके। आखिर बात फिर मुख्य मुद्दे पर अटक गई। राजेश बार बार पिता को वहाँ रहने का आग्रह करता और वे मन ही मन डर जाती कि कहीं पति कमज़ोर न पड़ जाए, लेकिन रितेश ने बड़ी ही समझदारी से बेटे की बात टाल दी थी। वे बोले, बांद्रा से कोलोबा काफ़ी दूर है बेटा, इतनी लंबी ड्राइविंग से थक जाऊंगा मैं। अल्पना ने चैन की सांस ली और राजेश निरुत्तर हो गया था। काफ़ी चहल पहल थी, सभी बातों में मशगूल थे। नेहा चाय बनाने गई तो उन्होंने स्तीजा को बहू के पीछे पीछे भेज दिया था और खुद उठकर थैले से उपहार निकाल लाई थी। नेहा ने बहुत खुश होकर साड़ी स्वीकार की थी। हाँ स्तीजा, कभी रंग पर अटक जाती तो कभी प्रिंट पर, हमेशा से ही ऐसी है नकचड़ी। क्या मजाल जो कुछ भा जाए इसे। रितेश को बच्चों ने घोड़ा बना दिया था और नेहा को स्तीजा बम्बई की समस्याओं के बारे में बता रही थी। रात्रि को भोजन खाकर स्तीजा और निखिल जब चले गए तो रितेश तो सोफे पर ही अधलेटे से हो गए थे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा था। बहू साथ बैठने में कुछ कतरा रही थी। पति को कुर्ता पजामा पकड़ाकर खुद भी वे सोने की तैयारी करने लगी थी। दिल्ली में देर रात तक टीवी देखने की आदत थी उन्हें, पर यहाँ तो मरुदल को स्कूल जाना था। दूसरे दिन अगर वह भी उनके साथ बैठा रहा तो दूसरे दिन उठ नहीं पाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्हें रसोई से खटर-पटर की आवाज़ सुनाई दी। शायद बहू होगी चौके में सोचकर करवट बदल ली थी उन्होंने, पर नहीं, बात कुछ और ही थी। उठ कर देखा तो बिल्ली दूध का भगोना चाट रही थी। शायद बहू दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी। अब चाय कैसे बनेगी। पति सुबह सैर को जा ही रहे थे। उन्होंने दूध की 2 थैलियाँ उन्हें लाने को कह दिया था। राजेश उठा और जब उसे सारा माजरा समझ में आया तो बीबी को आड़े हाथों लिया था। उसने न जाने कितने पुराने किस्से बीबी की लापरवाही के बखान कर दिए उनके सामने। नेहा अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। वर्षों पुराना वह दृश्य अब तक उनके मानस पटल पर अंकित था। जब रितेश ने अम्मा जी के सामने दाल में नमक ज़्यादा पड़ने पर उन्हें कैसे अपमानित किया था, और अम्मा नेता के समान खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। अब अगर बीच बचाव करूं और यह आधुनिक परिवेश में पली बड़ी नेहा न बर्दाश्त कर पाए तो उनके हस्तक्षेप का फिर क्या होगा। चुपचाप अपने कमरे में लौट आई थी वे और सोच रही थी, ये पुरुष हमेशा अपनी माँ को देखकर शेर क्यों बन जाते हैं। उस दिन पिता पुत्र के दफ्तर जाने के बाद उन्होंने घर की माई से पूछकर दुकानों का पता किया और फल सब्जी दूध बिस्किट ले आई थी।
किसी भी मेहमान के घर आने पर खर्चा बढ़ जाता है, यह वे जानती थी। फिर सब कुछ इन्हीं बच्चों का ही है, तो क्यों न इन्हें थोड़ा सहारा दिया जाए। शाम को राजेश घर लौटा तो उन्होंने उससे बात नहीं की। 2-1 दिन के लिए अबोला सा ठहर गया था माँ बेटे में। नेहा भी माँ को देख रही थी, पर चुप्पी का कारण नहीं जान पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बेटे की अवहेलना की हो। रसोई में जाती तो उन्हें लगता बहू के हाथ सधे हुए नहीं हैं। बेचारी से कभी रोटी टेढ़ी हो जाती तो कभी सब्जी काटते समय हाथ कट जाता। अकेले रहते होंगे तो काम कुछ कम होता होगा। बराबर वह रसोई में उसके साथ लगी रहती। राजेश माँ के खाने की प्रशंसा करता तो वे उसे ऐसे घूरती जैसे कोई अपराध किया हो उसने। आंखों के इशारों से उन्होंने समझाया था कि उसे कि पत्नी के सामने माँ की प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, और न ही माँ के सामने पत्नी का अपमान करने की। ऐसे में अनजाने ही ईर्ष्या की नागफनी फैल जाएगी। गृहस्थी के इर्द गिर्द यहाँ आए उन्हें 1 सप्ताह बीत गया था। इस बीच कम से कम 4 बार स्तीजा आ चुकी थी। अगर नहीं आती तो फ़ोन पर बात करती। उन्हें लगा यूँ ननद का रोज़ रोज़ चले आना बहू को अच्छा लगे या न लगे, फिर बेटी का अपना भी तो परिवार है। माँ आ गई तो क्या रोज़ चल पड़ेगी मायके। फ़ोन पर भी बेटी खोद खोद कर घर की बातें पूछती तो उन्हें लगता उनकी शिक्षा में कहीं कुछ कसर रह गई है। इसलिए तो वह शाम को इस इमारत के लॉन में नहीं जाती थी। बड़ी बुढ़िया बहुओं के बुराई पुराण लेकर बैठती तो उनका दम घुटता था। परोक्ष रूप से बेटी को समझा दिया था। अपना मंतव्य उन्होंने पूरा दिन काटे नहीं कटता था। अपने घर में तो काम होते थे, उनके पास नहीं होते तो ढूंढ लेती थी। अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता का उनके जीवन में कोई स्थान न था। कभी कभी रितेश के साथ अपने फ्लैट पर चली जाती। लकड़ी का काम हो रहा था वहाँ। कभी कभी उन्हें लगता यहाँ भी बहुत कुछ है करने को। पर्दे के हुक यूं ही लटके पड़े थे। गमलों के पौधे सूखे हुए थे। पीपल के शोपीस काले हो रहे थे। नेहा हर काम माई से करवाती थी। खराब होता तो मियाँ बीबी की नोक झोंक शुरू हो जाती। बैठे बैठे उन्होंने राजेश का बिखरा घर समेट दिया था। फिर आशंका जागी थी मन में, पड़ोस की शीला की बहू इसलिए घर छोड़कर भाग गई थी क्योंकि शीला हर काम बहू से अधिक सलीके से करती थी। कहीं नेहा को बुरा लगा तो शाम को राजेश ने ज्यों ही प्रशंसा के 2 बोल बोलने चाहे, उन्होंने नेहा को सामने कर दिया था। मालूम नहीं उसे कैसे लगा, लेकिन उसके बाद से उसे इन कामों में दिलचस्पी सी होने लगी थी। अब चुप रहने वाली अंतर्मुखी नेहा उनके पास आकर बैठती थी। कभी कभी अपनी समस्याएं भी उन्हें सुनाती, जिसमें अधिक परेशानी आर्थिक थी। ऐसा उन्हें लगा था राजेश जैसा स्वाभिमानी युवक माता पिता से कोई सहायता कभी नहीं लेगा। ये वे भली भांति जानती थी। बहू ने विश्वास में लेकर उन्हें अपनी समस्या सुनाई थी तो उन्होंने भी उसे समझाया, नेहा तुम पढ़ी लिखी हो, घर में बैठकर ट्यूशन शुरू कर दो। तुम तो मर्दुल को भी ट्यूशन पढ़ने भेजती हो। 4 पैसे भी हाथ में आएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर का काम कैसे होगा माँ? घर का काम है ये कितना, और जब तक मैं हूँ तुम्हारे सहायता मिल ही जाएगी। उन्हें अपने दिन याद आए थे। एक आय में सब कुछ निपटाना सरल नहीं था उनके लिए भी, और ये बच्चे अभावों में पले ही कब हैं जो थोड़ी भी कोर कसर बर्दाश्त करें। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से तो चल ही रहा था। कभी कभी नेहा नए व्यंजनों और पकवानों के विषय में पूछती तो उन्हें लगता कहीं आडंबर तो नहीं कर रही। उसकी आंखों में झांक कर देखा। कभी भी मनमुटाव, दुराव, छल व प्रवंचना के भाव नहीं दिखे थे उन्हें। राखी का त्यौहार था उस दिन। स्तीजा सुबह से ही आना चाह रही थी। इधर नेहा को बुखार था। राजेश भी उसी दिन दौरे से लौटा था। रितेश के साथ जाकर वे पूरा सामान बाजार से ले आई थी, यहाँ तक कि उपहार की साड़ी भी। नेहा का भाई भी राखी बंधवाने घर ही आने वाला था। समय समय पर बहू की दवा, रसोई की देखभाल, घर की सजावट ने उन्हें शिथिल कर दिया था। काफ़ी थक गई थी। इतना काम करने की उनकी भी तो आदत छूट गई थी। बेटी आई तो उसकी गुड़िया और मृदुल की नोक झोंक शुरू हो गई थी। सिर बुरी तरह फटने लगा था। स्तीजा की बिटिया है भी तो तूफान, और स्तीजा चाहे अपनी बेटी को ही सही कुछ तो कहे, अपनी बेटी को अनायास ही उनके मुंह से निकल गया था। जैसी माँ वैसी बेटी। बस स्तीजा का मुंह फूल गया था।
तभी नेहा ने उसे समझाया, माँ मजाक कर रही है क्षितिजा, तुम बुरा क्यों मान गई? हर बात दिल से मत लगाया करो। अल्पना को प्यार उमड़ आया था बहू पर। अगर यही बर्ताव बहू ने किया होता तो कैसा लगता उन्हें? शायद बहुत बुरा। किसे बहू कहें, किसे बेटी? नेहा उठकर मेज वगैरह ठीक करने लगी थी। उन्हें लगा क्षितिजा भी कुछ मदद कर देती भाभी की तो ठीक रहता, लेकिन उसका तो मूड ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर नेहा का भाई भी आ गया था राखी बंधवाने। राखी बांधने खाने पीने के बाद विदाई की बेला आई तो वे रसोई से सुपारी लेने चली गई थी। अचानक बहू के शब्द उनके कर्णपटल से टकराए। क्षितिजा को उपहार क्या दोगे? मैं तो बाजार जा ही नहीं पाया, पैसे भी नहीं हैं, बैंक भी बंद है आज। तुम भी अजीब हो, मैं बाबूजी से मांग लेती हूँ। यह सुनकर धक्का सा लगा था उन्हें। यह सच है कि जमाना बदल गया, पर क्या नैतिक मूल्य भी बदल गए? समधियों से पैसे लेकर घर की बेटी को दिए जाएंगे। मन में आया, कोई तो इनका मार्गदर्शन करे। यदि पिता से पैसे लेगी तो जग हंसाई से कौन बचाएगा इन्हें? अपने थैले में से सिल्क की साड़ी निकालकर राजेश के हाथ में पकड़ाई उन्होंने। यह क्या माँ? अवाक सा माँ का चेहरा निहारने लगा था। उधर माँ का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह ना भी नहीं कर पाया था, लेकिन इतना समझ गया था, यह त्योहार औपचारिकताएं निभाने के लिए नहीं बने हैं। प्यार विश्वास का अटूट बंधन है रक्षाबंधन। भविष्य में फिर ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्षितिजा गई तो वे टूट सी गई थी। रह रह कर चक्कर आ रहे थे उन्हें। ऐसे मौक़ों पर रितेश हमेशा घबरा जाते हैं। ऊंच रक्तचाप की शिकायत है अल्पना को। जानते थे वे, राजेश भागकर डॉक्टर ले आया था। नेहा सास के सिरहाने बैठकर उनका सिर दबा रही थी। 3 दिन 3 रात तक वे नींद बेहोशी की हालत में रही थी। नेहा को लग रहा था उसका घर बिखर रहा है। बार बार राजेश को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परामर्श करने को कह रही थी। 6 दिन बेहोशी, बच्चों की सेवा शुश्रूषा के बाद जब वे उठी तो अपने चारों ओर अपने बच्चों को देखकर उनका मन भर आया था। कैसी निस्वार्थ सेवा है इन बच्चों की। दिल्ली में एक बार जब रितेश को टाइफाइड हुआ तो कितने एहसान से पड़ोसी मदद करते थे। आत्मग्लानि से उनका मन भर गया था। लोगों के कड़वे अनुभव सुनकर, पढ़कर, आने वाले भविष्य की कल्पना से डर कर अपने बच्चों के लिए मन में व्यर्थ शंका पाल रही थी उन्होंने। किसी अप्रत्याशित की कल्पना में अपना वर्तमान खोने को तत्पर हो उठी थी वे। उधर फ्लैट लगभग तैयार हो चुका था। रितेश ने बताया, कभी भी रह सकते थे वे लोग वहाँ पर। अल्पना का मन छोटा होने लगा था। मोह लगाव रह रह कर उठ रहे थे। मन चाह रहा था कुछ कहे, पर जबान तालू से चिपकी हुई थी। शाम की चाय लेकर नेहा कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई थी। सहसा उन्हें उसका आर्द्र स्वर सुनाई दिया, माँ, हमसे कोई भूल हो गई जो आप हमारे साथ नहीं रहना चाह रही हैं। उसके सपाट प्रश्न पर हैरान रह गई थी वे। क्या कहती? उनकी तरफ से तो कुछ भी कमी नहीं थी। उनका ही मन कलुषित था। एक और एक अज्ञात डर की कल्पना थी, तो दूसरी तरफ बच्चों का साथ। उन्हें लगा संवेदनाएं, भावनाएं, मान्यताएं इतनी नहीं बदली हैं जितना हम सोचते हैं। जीवन की इस तेज दौड़ में हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हें हमने अपने प्यार से सिंचित पोषित किया है। कमा कर पत्नी ले आए तो हमारी अपेक्षाएं बदल जाती हैं शायद। जीवन का सबसे बड़ा सुख वे आशंकाओं के जाल में फंस कर खोने नहीं देंगी। उन्होंने रितेश को फ्लैट वापस करने को कहा तो उनका खिला खिला सा परिवार उनके पास सिमट आया था। उन्हें लगा कोई अमूल्य धन मिल गया हो जैसे।